मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर Q1 चार्ज है, ठीक है, और R डिस्टेंस पर एक और चार्ज हमने लाया Q0, सही है। तो Q0 चार्ज लाने की वजह से और इस Q1 की वजह से इस Q0 पे एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? बाई कूलॉम्स लॉ से। देखिए, हम लोग कूलॉम्स लॉ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा? F1 इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q0 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा सर, इस पे एक चार्ज ना हो, बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्ज हो, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे इस Q0 पे फोर्स? हाँ, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे सपोज करें यहाँ पे Q2 Q3 Q4 Q5 Qn, इस पे बहुत सारे चार्जेस हैं। तो Q0 पे जो फोर्स लगेंगे इंडिविजुअली F1 F2 F3 ऐसे लगेंगे। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या पढ़ा है कि Q0 पर लगने वाला नेट फोर्स, Q0 पे लगने वाला नेट फोर्स सभी चार्ज द्वारा लगाए गए फोर्स, इंडिविजुअली लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी F नट इज इक्वल टू क्या होगा? अगर Q1 द्वारा फोर्स लगा F1 प्लस Q2 द्वारा क्या लगेगा? F2 प्लस Q3 द्वारा F3, ऐसे ही N द्वारा Fn। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, सही है। अच्छा सर, जब हम किसी चार्ज पर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, फिर आपने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी क्यों दी? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्यों पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों को दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को ही फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ से और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि नहीं? कर ले रहे हैं सर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? आइए इसको समझते हैं। देखिए, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दैट मीन्स जब चार्ज क्या हो? रेस्ट पर हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट करना वेरी इजी। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना क्या है? बहुत ही आसान है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा बस चार्ज द्वारा, जिसको हम लोग इजीली इन दो तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वेनिएंट बट नॉट नेसेसरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना क्या है? कन्वेनिएंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना क्या है? कन्वेनिएंट है, वेरी इजी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज हैं, तो दो चार्ज पे लगने वाला फोर्स, जिसको हम इन दो तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे सपोज यहां पर चार्ज Q1 है, Q1 से R डिस्टेंस पर एक और चार्ज है Q0, ठीक है। तो इधर फोर्स लगेगा
और इसी के डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां से हम लोग देखेंगे F1 इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q0 ओवर R स्क्वायर, और E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर अपान में Q0। तो F का वैल्यू रखेंगे K Q1 Q0 ओवर R स्क्वायर ओवर ये Q0। तो क्या आ गया, K Q1 ओवर R स्क्वायर, नीचे आया तो R स्क्वायर, यानी E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया, Q1 ओवर K Q1 ओवर R स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, E वेक्टर इज प्रोपोर्शनली टू Q1। क्या बात समझ में आ रहा है, ओनली प्रोपोर्शनली टू Q1। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनली है किसके, Q1 Q0। सोर्स चार्ज Q1 को क्या बोलते हैं, आइए लिख देता हूं, सोर्स चार्ज, और Q0 को टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स जो है सोर्स चार्ज और Q0 यानी टेस्ट चार्ज, दोनों के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है, यानी दोनों चार्ज पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। फोर्स सोर्स चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और टेस्ट चार्ज पर भी। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना। यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंड upon the electric field is not depend upon the test charge, it only depends upon the source charge। क्या बात समझ में आया, एक चीज तो हमें फायदा हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो केवल कितने कूलाम के सोर्स चार्ज को रखे हैं इस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पर। यहां पर कैसे लिख सकते हैं, E डिपेंड्स अपॉन द 1 ओवर R स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, R स्क्वायर पर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। वो Q सोर्स के द्वारा जनरेट होगा और एवरी पॉइंट पर R पे डिपेंड कर रहा है, एवरी पॉइंट पर क्या क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं और मैं बताता हूं थोड़ा। जैसे ये कोई चार्ज Q1 है, ठीक, R डिस्टेंस पर हमें पता नहीं है कि किस चार्ज को ला रहे हैं, बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। तो यहां से उस पॉइंट पर आने वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा हम बता सकते हैं सिंपली। कैसे, यहां से हम लोग पढ़े हैं E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर ओवर Q0, या हम लोग फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, Q0 इंटू E वेक्टर। क्या बात समझ में आ रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस पॉइंट P पर पता है तो आने वाले चार्ज से मल्टीप्लाई करके हम उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को पता कर सकते हैं। ये है सिग्निफिकेंस, ठीक है। यानी हम कितना चार्ज ला रहे हैं बस वो पता चल जाए
तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पता होने के बाद हम उस पर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर से हमें Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है ना, हमें आर से मतलब है न इस Q1 और Q2, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। तो लाने वाले चार्ज, आने वाले चार्ज, मतलब जो चार्ज आएगा उससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उस पर फोर्स पता कर सकते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो। सही है, आइए आगे देखते हैं इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको इरेज करते हैं। इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, चार्ज एट मोशन, चार्ज एट मोशन, ठीक है। अच्छा, कोई चार्ज है तो क्या क्या हो सकता है, जैसे सपोज करिए ये चार्ज है, तो या तो वो रेस्ट में हो सकता है या तो वो मोशन में। सही है, चार्ज है तो वो तो या तो वो रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में। अगर रेस्ट में होगा तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अच्छा सर, मोशन में है तो, मोशन में है तो दो तरीके का मोशन हो सकता है, ये या तो यूनिफॉर्म या तो एक्सेलरेटेड, या तो यूनिफॉर्म या तो एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो चार्ज के मोशन की वजह से, वो भी कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की वजह से क्या क्या जनरेट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या जनरेट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सर अगर एक्सेलरेटेड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बात समझ में आ रहा है, चार्ज के एक्सीलरेटेड मोशन होने की वजह से क्या क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका स्पीड कितना होगा, जितना की स्पीड होगा लाइट का, c, या इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, इसको इरेज करें। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्ले, इलेक्ट्रिक फील्ड प्ले a central role, electric field play a central role when we are dealing with time dependent field। इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। क्या करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी वजह से देखिए क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और क्या क्या पता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा। चार्ज को थोड़ा सा मूव कराया तो ये सब सारी चीजें जनरेट होने लगेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो रुके होने की वजह से भी होगा, अगर मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब चीजें जनरेट होगा। ठीक है, एक चीज और जानेंगे कि जैसे सपोज करिए कोई चार्ज है, तो
तो इसको मूव कराएंगे। ऐसे देखिए, कोई चार्ज है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, क्या होगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये चार्ज क्यू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, सही है। तो इस क्यू चार्ज को यदि हम डिस्प्लेस करें, क्या करें, डिस्प्लेस करें, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग आएगा, सही बात है, आएगा। अगर हम इस चार्ज, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, और इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस किए तो यहाँ पर चेंजिंग तुरंत इंस्टेंटेनियस पहुंच जाएगा, उसी समय जैसे ही किया तुरंत परिवर्तन, जैसे हिलाया इसको, जैसे डिस्प्लेस किया तुरंत यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा क्या, नहीं, कुछ ना कुछ टाइम डिले होगा। जैसे यहां से किया तो ये, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंजिंग होगा उस चेंजिंग के लिए टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है। वो टाइम कितना होता है, T इज इक्वल टू आर ओवर सी। आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग होगा वो कितने टाइम बाद होगा, तो इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, T इज इक्वल टू आर ओवर सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, फिर आगे के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, अब तक के लिए धन्यवाद।